बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 196 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। आपके हिस्ट्री में ये चैप्टर है। सो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई किस तरह से ओरिएंटलिस्ट जो एजुकेशन थी, ओरिएंटलिस्ट मतलब जो एशियन एजुकेशन थी, उसको लोग उसके खिलाफ थे। जो बाकी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको समझ नहीं आ रहा था ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वो संस्कृत में और उर्दू और अरेबिक पर्शियन इन लैंग्वेजेस में कह रहे थे कि इसमें हम हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना करें और हम यहाँ जो इंडियंस हैं, जो ईस्टर्न पीपल हैं, इंडियन ईस्टर्न पीपल हैं, इनको हम वेस्ट एजुकेशन दें, वेस्टर्न। सो जेम्स मिल एक ऐसे थे, जेम्स मिल ने ही अटैक किया ओरिएंटलिस्ट को। ओरिएंटलिस्ट कौन? जो इंडियन लैंग्वेज का वो सपोर्ट कर रहे थे, ओरिएंटलिस्ट वो। तो जेम्स मिल ने उनको अटैक किया। अटैक इन द सेंस उन पे हमला, इन द सेंस कि उनको बोलने में हमला किया। वैसे उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश एफर्ट जो है, जो हमारी मेहनत है, ब्रिटिशर्स की मेहनत, हमें वो नहीं सिखाना है जो ये लोग चाहते हैं, इंडियंस चाहते हैं, वो नहीं सिखाना है। या हमें वो नहीं सिखाना है कि जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खुश करने के लिए या उनके दिल में जगह बनाने के लिए हमको इनको नहीं पढ़ाना है। हम इनको पढ़ाना चाहते हैं, इसका एम क्या होना चाहिए? इनको वो पढ़ाना है हमें जो इनके लिए ज़रूरी होगा और आगे चल के काम आएगा। तो इंडियंस को हमें साइंस सिखानी है, साइंटिफिक एडवांसेस, टेक्निकल एडवांसेस सिखाने हैं, जो कि वेस्ट में होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोप वगैरह है, वहाँ जो कल्चर है हमें उनको वो सिखाना है। हमें इनके कल्चर की पोइट्री, इनका लिटरेचर, वो हमें इनको नहीं सिखाना। सो बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। जैसे जैसे 1830 आया, जो ओरिएंटलिस्ट का अटैक है वो और बढ़ता गया इन लोगों पे। सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स थे, मतलब जो बहुत ज़बरदस्त उनके खिलाफ थे, वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकुले। थॉमस बेबिंगटन मैकुले सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़े क्रिटिक थे, जो बिल्कुल खुल के अपोज करते थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। वो कहते थे कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही लागू होना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट को बिल्कुल अपोज करते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसे हमें सिविलाइज करना है। अगर हम इन्हें ईस्टर्न नॉलेज मतलब इंडियन नॉलेज देंगे तो उनके हिसाब से इंग्लैंड, नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज कुड बी, कि ये इंडियन नॉलेज को आप इंग्लैंड की एजुकेशन के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। मैकुले ने क्या बोला? मैकुले ने कहा कि अगर आप किसी यूरोप की लाइब्रेरी में चले जाओ, यूरोप की लाइब्रेरी का एक शेल्फ, मतलब एक कार्डबोर्ड में जितनी किताबें हैं ना, अगर तुम पूरी इंडिया की किताबें एक साथ रख दो ना, तो उस शेल्फ में, छोटे से शेल्फ में ज़्यादा नॉलेज होगी। मतलब मैकुले को इंडियन सिस्टम बिल्कुल वेस्ट लगता था। उन्होंने अर्ज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पब्लिक के पैसे ऐसे वेस्ट ना करे इंडियन लैंग्वेज के ऊपर। ओरिएंटल लर्निंग मतलब ये अरबी, संस्कृत, ये सारी भाषाओं के ऊपर वेस्ट ना करे पैसा, क्योंकि ये भाषाएं आगे जाके कहीं काम नहीं आएंगी। बहुत पैशन के साथ मैकुले ने बोला कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत है। उनको लगा कि इंग्लिश की जो नॉलेज आ जाएगी इंडियंस में, तो वो हमारी जो इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं वो पढ़ पाएंगे इंग्लिश पढ़ के, और उनको पता लगेगा कि हमारे यहाँ कितनी टेक्नोलॉजी ने, कितना हम लोग कितने डेवलप्ड हैं, उनको पता लगेगा। जो टीचिंग है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे, उनके हिसाब से कि इंग्लिश भाषा ये लोग सीखेंगे तो ये वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। इनका टेस्ट बदलेगा, टेस्ट मतलब सोच बदलेगी, इनके आइडियाज़ बदलेंगे, इनकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी, कल्चर बदल जाएंगे। तो मैकुले के हिसाब से इंग्लिश सीख के इंडियंस बदल जाएंगे।
सो फॉलोइंग मैकुलेस मिनट, सो ये मैकुले का जो मैकुले ने जो बोला वो मान के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो मैकुले के हिसाब से, मैकुले का सुन के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लागू की गई इंडिया में। डिसीजन क्या था? ये डिसीजन था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपके हायर एजुकेशन में पढ़नी पड़ेगी। मतलब ठीक है, आप छोटे स्टैंडर्ड्स में अपनी कोई भी लैंग्वेज में पढ़ाई कर लो, पर आपको हायर एजुकेशन डिग्रीज लेनी है तो इंग्लिश भाषा में ही लेनी पड़ेगी। सो द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन and to stop the promotion of oriental institutions like कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और अब भाई हाँ, अब जो इंडियन लैंग्वेज है, ओरिएंटल लैंग्वेज है, उसको प्रमोशन नहीं करेंगे और जो इंग्लिश है उसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देंगे। ये कब की बात है? 1835। अभी चल रहा है 2020, ये है 1835 की बात। These institutions were seen as temples of darkness। मैकुले क्या सोचता था कि ये जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मदरसे, ये संस्कृत कॉलेजेस, ये सब क्या हैं? टेम्पल ऑफ डार्कनेस हैं। टेम्पल ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरे, कहते हैं ना, अंधेरे मंदिर हैं ये, और ये खुद ब खुद खंडर बनते जा रहे हैं। ये मैकुले की सारी सोच थी। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैं बनानी चालू हो गई बननी। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, उन्होंने इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन लंदन, उन्होंने लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल इन इंडिया। डिस्पैच मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का लिफाफा, ठीक है। सो डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। उस टाइम जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो भी ब्रिटिशर ही था, उसको भेजा। इश्यूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंट्री, इट हैज़ केम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। क्योंकि वो लिफाफा चार्ल्स वुड ने भेजा था। चार्ल्स वुड कौन था? प्रेसिडेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड का प्रेसिडेंट था, और इसलिए उस लिफाफे को, उस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच कहा गया। उसमें क्या था, क्या बंद था? उसमें ये था कि इंडिया जो एजुकेशनल पॉलिसी है इंडिया की क्या होगी, उसमें वो सब लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एजुकेशनल पॉलिसी जो इंडिया में फॉलो होगी, और भाई आपको यूरोपियन लर्निंग से सब कुछ सीखना है, उसमें ऐसा लिखा था। और डिस्पैच में, उस डिस्पैच में उसमें और क्या लिखा हुआ था उस रूल्स में? वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक, कि एजुकेशन इकोनॉमिक होनी चाहिए। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द इनवर्ट दैट फ्लो फ्रॉम expansion of trade and commerce and make them see the importance developing the resources of the country। उसमें लिखा था कि जो अगर यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में लागू होगी तो इंडियंस को पता लगेगा कि ट्रेड और कॉमर्स किस तरह से हमें एक्सपांड करना है और किस तरह से साधन बढ़ाने हैं, हमें हमारे देश में रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। अगर हम इंडियंस को हमारे यूरोपियंस के तौर तरीके सिखाएंगे, हमारी डिज़ायर सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रिटिश गुड्स की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी। क्योंकि अब इंडियंस, क्योंकि हमारी किताबें पढ़ पाएंगे, हमारा सब कुछ मतलब किताबें पढ़ के बहुत कुछ पता लगा पाएंगे हमारे कल्चर के हिसाब से। तो इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज द टेस्ट एंड डिज़ायर्स and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe। कि अब इंडियंस अप्रिशिएट करने लगेंगे यूरोप की चीज़ों को। मतलब वुड्स डिस्पैच में लिखा था यूरोपियन लर्निंग अच्छी है, यूरोपियन लर्निंग से इकोनॉमिक वे में प्रोग्रेस होगा, ट्रेड कॉमर्स में प्रोग्रेस होगा, इंडियंस की सोच बदलेगी, टेस्ट बदलेगा, डिज़ायर्स बदलेंगी, ठीक है। सो मतलब उनके ख्याल ही बदल जाएंगे इंडियंस के, अगर यूरोपियन लैंग्वेज अपनाएंगे तो।
वुड्स के डिस्पैच में, वुड क्यों वुड, क्योंकि चार्ल्स वुड ने भेजा था इसीलिए। सो वुड्स के डिस्पैच में और क्या लिखा हुआ था, वुड्स के डिस्पैच में लिखा हुआ था कि यूरोपियन लर्निंग इंडियंस का मोरल कैरेक्टर भी इम्प्रूव करेगी। मोरल कैरेक्टर मतलब वो ज़्यादा सच बोलेंगे, सच्चे बन जाएंगे, ईमानदार बनेंगे, ये सब। ठीक है। सो वुड्स डिस्पैच ने बोला कि अगर वो हमारा इंग्लिश लर्निंग करेंगे तो वो मोरल कैरेक्टर उनका बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, और अगर वो अच्छे से ईमानदार बनेंगे तो ये हमारी कंपनी को ही काम आएंगे, मतलब ये हमारे ऑफिसर्स बनेंगे। सो इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड द सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। सो वो हमारी कंपनी के लिए ही काम कर पाएंगे अगर पढ़े लिखे होंगे तो। पढ़े लिखे मतलब वेस्टर्न एजुकेशन में। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty, commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. वुड्स ने अपने डिस्पैच में लिखा था कि जो ईस्ट की लिटरेचर है, जो ईस्ट का सारा वो बुक्स हैं या ईस्ट का जो जितना भी साहित्य है, ईस्ट मतलब इंडिया का, वो पूरा का पूरा गलतियों से भरा है। वो लोगों में ना ड्यूटी जगाएगा, ना काम करने की भावना जगाएगा, ना वो लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। सो ये सब सुन के, मतलब ये सब चिट्ठी में पढ़ के जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में 1854 में नए चेंजेस लाए गए। सो 1854 डिस्पैच के हिसाब से सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गए ताकि एजुकेशन को पूरा कंट्रोल किया जाए। सेकेंड, स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी सेटअप की गई कॉलेज एजुकेशन के लिए। 1857 में, जब आपको पता है 1857 में जो भारत के सिपाही थे मेरठ में और दिल्ली में जब आंदोलन कर रहे थे, उसी टाइम यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया जा सके। ठीक है। सो वुड्स ने जब ये अपना डिस्पैच भेजा, वुड्स डिस्पैच आया, तो वो पढ़ के क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में एजुकेशन में। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का, एजुकेशन के लिए खुल गया, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन मतलब वो स्टार्ट हो गई। 1857 में जब आंदोलन चल रहे थे तो यूनिवर्सिटी बनी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। कोशिश की गई हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाने की। इसके बाद पेज 87, पेज 87 पे इन सब में लोकल स्कूल्स का क्या हुआ। वुड डिस्पैच के बाद लोकल स्कूलों का क्या हाल हुआ। लोकल स्कूल मतलब ऐसे स्कूल, इन स्कूलों का क्या हाल हुआ। तो लोकल स्कूल क्या थे। सो देखो, लोकल स्कूल आपको मतलब लोकल स्कूल थे क्या। लोकल स्कूल मतलब जो ऐसी पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे। पहले ऐसे ही होता था ना, लोकल स्कूल पेड़ों के नीचे पढ़ा लिया, किसी दुकान के बाहर बैठ के पढ़ा लिया, किसी एक बच्चे के घर जाके पढ़ा लिया। सो लोकल स्कूल। सो लोकल स्कूलों का हुआ क्या, तो वो जानने के लिए विलियम एडम थे, एक मिशनरी थे, स्कॉटिश मिशनरी, मतलब स्वयं सेवक जैसे होते हैं। तो उनको बोला गया कि पता लगाओ कि लोकल स्कूलों का क्या हुआ। सो इन 1830 में विलियम एडम थे, जो कि स्कॉटिश मिशनरी थे। उन्होंने बंगाल और बिहार में विज़िट किया। बंगाल और बिहार में विज़िट किया। उनको बोला गया, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि तुम रिपोर्ट करो कि भाई जो स्कूल वर्नैकुलर एजुकेशन दे रहे हैं, वर्नैकुलर मतलब लोकल भाषा में एजुकेशन दे रहे हैं, उनका क्या हाल है। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. Vernacular मतलब
लोकल भाषाओं में जो स्कूल चल रहे हैं उनका क्या हाल है, हमको तुम बताओ। तो एडम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्या थी? एडम ने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं बिहार और बंगाल में। पाठशाला मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस में स्कूल चलते थे वो। ये छोटे छोटे स्कूल्स थे जहाँ पे 20 स्टूडेंट से ज़्यादा एक स्कूल में संख्या थी ही नहीं। पर अगर आप इन सारी पाठशालाओं का टोटल करो और उनके बच्चे गिनो तो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते थे। और ये जो पाठशालाएं हैं, इंस्टीट्यूशन से कौन खोलते थे? अमीर लोग खोलते थे या लोकल कम्युनिटी वहाँ के लोग खोलते थे या कोई अमीर लोग? कई बारी तो कोई गुरु भी खोलता था, गुरु या टीचर भी पाठशाला खोल देते थे। पाठशाला में एजुकेशन कैसा था? फ्लेक्सिबल। सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कि जैसे आजकल जो स्कूल्स हैं उनके हिसाब से पाठशाला में अलग था। जैसे कुछ फिक्स फी नहीं थी, कोई फिक्स फी नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स भी नहीं थी प्रिंट की हुई। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, ऐसे स्कूल बिल्डिंग में नहीं थे। बेंचेस नहीं थी, चेयर्स नहीं थे, ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे। क्लासेस भी सेपरेट नहीं थी। रोल नंबर रजिस्टर्स नहीं थे। एनुअल एग्जामिनेशंस नहीं थे एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। भाई ऐसे नहीं रोज़ टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल ऐसा कुछ भी नहीं था। फिक्स फी भी नहीं थी, बुक्स नहीं थे, स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, बेंचेस, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, सेपरेट क्लासेस, रोल नंबर रजिस्टर, एनुअल एग्ज़ाम्स, टाइम टेबल कुछ भी नहीं था। कई जगह पे तो जो क्लासेस थी वो बनियान ट्री के नीचे चलाई जाती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री। In other places in the corner of a village shop or a temple or at guru's home. कहीं पे ये जो क्लासेस थी वो बरगद के पेड़ के नीचे चलाई जाती थी, कहीं किसी विलेज के कोने में और कहीं किसी गुरु के घर। फ़ी कैसे डिसाइड होती थी? फ़ी डिसाइड होती थी पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से। अगर अमीर पेरेंट है ज़्यादा फ़ी देगा, गरीब पेरेंट है वो कम फ़ी देगा। और टीचिंग कैसे होती थी? ओरली, कोई किताब नहीं, गुरु बैठा होता था और सारे बच्चे सुनते थे। और डिसाइड कौन करता था क्या पढ़ाना है? गुरु ही डिसाइड करता था और वो भी स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स को अलग अलग नहीं बिठाया जाता था, सब एक ही साथ एक ही जगह पे बैठते थे। गुरु अलग अलग ग्रुप बना के वहीं बच्चों से बातें करते थे और अलग अलग तरह से पढ़ाते थे। एडम ने क्या देखा? एडम को बोला गया था कि तू देख के आ कि भाई वर्नैकुलर स्कूल्स का क्या हाल है। तो एडम ने देखा, जब वो बंगाल और बिहार के उसमें स्कूलों में घूमा तो उसने क्या देखा कि ये जो फ्लैक्सिबल सिस्टम है, फ्लैक्सिबल मतलब जो ज़रूरतों के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है स्कूल के सिस्टम को, ये सिस्टम लोकल नीड्स के हिसाब से सही है। जैसे कि क्लासेस, ये जो स्कूल के क्लासेस थे वो बंद कर दिए जाते थे हार्वेस्ट के टाइम। हार्वेस्ट मतलब जब फसल कटने वाली होती थी तब ये स्कूल बंद कर दिए जाते थे। रीज़न ये है कि जो गांव वालों के बच्चे थे वो खेतों में अपने पेरेंट्स को फसल कटवाने जाते थे, तो वो आ ना पाए इसलिए उस टाइम स्कूल बंद कर दिए जाते था। और जब फसलें कट जाती थी इसके बाद फिर वापस पाठशालाएं खुलती थी ताकि वो बच्चे वापस ज्वाइन हो पाएँ। इसका मतलब ये था कि जो गरीब एकदम फार्मर की फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो भी पढ़ पाते थे, क्योंकि उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता था। जब वो फसल काटने जाते थे तब छुट्टी कर दी जाती थी। अभी नए रूटीन्स, नए रूल्स। मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी को खाली इंटरेस्ट किस में था? हायर एजुकेशन में। कंपनी ने हायर एजुकेशन को इंग्लिश में कर रखा था, तो लोकल पाठशालाएं आराम से चलती थी। पर 1854 के बाद, आफ्टर 1854, द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन। कंपनी ने क्या डिसाइड किया
कि ये वर्नैकुलर एजुकेशन का सिस्टम इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। वर्नैकुलर मतलब ये जो लोकल भाषाओं वाला सिस्टम है, इसे सुधारना पड़ेगा। उन्हें लगा कि ये हम तभी कर सकते हैं जब हम थोड़ी सी सख्ती लाएं इस सिस्टम में, हम इनको रूटीन दें, हम रूल्स रखें और रेगुलर इंस्पेक्शंस करें। स्कूलों में रेगुलर हम जाके इंस्पेक्शन करेंगे तो ये स्कूल अच्छे से चलेंगे। फिर ये कैसे करना है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित लगा दिए। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल। हर गवर्नमेंट पंडित को 4 से 5 स्कूलों को देखना था। पंडित का टास्क था कि वो पाठशाला विजिट करे और ट्राई करे और इम्प्रूव करे टीचिंग का स्टैंडर्ड। हर गुरु को पीरियोडिक रिपोर्ट्स देनी पड़ती थी, क्लासेस लेनी पड़ती थी टाइम टेबल के हिसाब से। मतलब अब पहले जैसा नहीं था कि जब गुरु का जो मूड पड़े वो पढ़ाए, अब टाइम टेबल फॉलो करना था। ठीक है। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, मतलब पीरियोडिक रिपोर्ट्स बना के देनी पड़ती थी, बच्चों की ग्रोथ क्या नहीं है। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। टीचिंग अब टेक्स्ट बुक से कराई जाती थी और एनुअल एग्जामिनेशन होते थे। स्टूडेंट्स को बोला गया कि अब तुम फीस रेगुलर भरो, क्लासेस में डेली आओ और एक ही जगह पे बैठना है, ऐसे नहीं जहाँ मन पड़े वहाँ नहीं, जो फिक्स सीट है वहाँ बैठना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जो पाठशालाओं ने ये नए रूल्स को अपनाया उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या दिया, गवर्नमेंट ने उनको पैसे का सपोर्ट किया, ग्रांट दी, ठीक है, मदद की पैसे की। और जो पाठशालाओं ने इसे नहीं अपनाया उनको किसी तरह की मदद नहीं दी। फिर जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से चलना मंजूर किया उनको गवर्नमेंट की वजह से उनके स्कूल्स अच्छे चल रहे थे, पर जिन्होंने नहीं मंजूर किया उनके स्कूल कुछ खास नहीं चल रहे थे। पाठशाला से जिन्होंने ये खैर हमने पढ़ लिया। जो नए रूल्स और रूटीन्स थे अब उसका एक और रिजल्ट था। क्या, पहले क्या था, जो गरीब किसानों के बच्चे थे वो जा पाते थे पाठशाला का। क्यों? क्योंकि तब उनका टाइम टेबल फ्लैक्सिबल था, मतलब चेंज होता था, एडजस्ट होता था। अब जो डिसिप्लिन आ गया स्कूलों में उसमें था रेगुलर अटेंडेंस, इवन मतलब जब उनका हार्वेस्ट टाइम है, फसल कटने का टाइम है, उनको तब भी स्कूल जाना था। तो तब तो उनको हार्वेस्ट के टाइम तो उनको फील्ड्स पे काम करना होता था। जब ये लोग स्कूल नहीं अटेंड कर पाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। ऐसा लगता था कि टीचर्स बोलते थे आप लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है। तो ये नई प्रॉब्लम आई क्योंकि जो पुअर बच्चे थे जो पहले पढ़ लेते थे, अब क्योंकि सब बदल गया, अब वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब नेशनल एजुकेशन का एजेंडा। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने वो अकेले नहीं थे जो इंडिया के एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी से बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान, मैनी थिंकर्स, इंडिया के अलग अलग भागों के बड़े बड़े विद्वान सोचते थे कि कितनी ज़रूरत है इंडिया में एजुकेशन को फैलाने की। कईयों को तो मतलब कई लोग तो यूरोप एजुकेशन से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उनको लगा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे हमारी इंडिया मॉडर्न बनेगी। उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पढ़ाई लिखाई पे लगाएं। पेज नंबर 89 नाउ। पर इसके उल्टा कुछ ऐसे इंडियंस भी थे। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट, जिनको वेस्टर्न एजुकेशन सही नहीं लगी। कौन कौन थे जिन्हें वेस्टर्न एजुकेशन, ये यूरोपियन एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सही नहीं लगी? महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें ये
वेस्टर्न एजुकेशन का सही नहीं लगा। उनका क्या मानना था, वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें गुलाम बना लिया है। महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, मतलब जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन है, इसमें हम इंडियंस के दिमाग में एक इन्फीरियरिटी आ गई है। इन्फीरियरिटी मतलब हम खुद को कम समझने लगे हैं। सो आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। उन्होंने क्या बोला कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है, इसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ऊंचा दिखाया गया है और हमारा खुद का कल्चर तो मिट्टी में मिल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा ये वेस्टर्न एजुकेशन में एक जहर है, वेस्टर्न एजुकेशन एक पाप है, वो इंडियंस को इंस्लेव कर रहा है, इंडियंस को गुलाम बना रहा है। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन पे जादू टोना कर रहा है। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in this began admiring British rule. महात्मा गांधी बोलते हैं कि वो वेस्टर्न एजुकेशन से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं लोग, वो हर चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं जो वेस्ट से आई है। मतलब वेस्ट से आई हुई हर चीज़ उनको अच्छी लग रही है। हमारे इंडियंस अब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटिश रूल उनको अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी कैसी एजुकेशन चाहते थे? महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी वो एजुकेशन चाहते थे जिसमें इंडियंस की मान सम्मान वापस आए। मान सम्मान क्यों चला गया था? क्योंकि इंडियंस गुलाम हो गए थे ब्रिटिशर्स के। तो महात्मा गांधी चाह रहे थे ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें मान सम्मान वापस मिले। जब नेशनल मूवमेंट आया तो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दो, ताकि ब्रिटिशर्स को पता लगे कि हमें आपका गुलाम नहीं बनना। उनके कॉलेजेस स्कूल सब छोड़ दो, आपको वेस्ट के कुछ भी नहीं करना, आपको इंडियन का ही करना है सब। महात्मा गांधी को लगता था कि इंडियन लैंग्वेजेस में ही पढ़ाई करानी चाहिए। स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। उन्हें लगता था हम जो इंग्लिश भाषा में एजुकेशन लेंगे तो हम एक तरह से क्रिपल हो जाएंगे। क्रिपल मतलब अपंग हो जाएंगे। हम हमारे खुद के इंडिया के कल्चर से दूर हो जाएंगे और हम हमारे ही धरती पे स्ट्रेंजर हो जाएंगे। हम बाहर की भाषा अपने हिंदुस्तान में बोलेंगे, खुद का लोकल कल्चर हम कम समझेंगे। और द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। और जो इंग्लिश भाषा में पढ़ाई करेंगे वो लोग तो अपने लोकल लोगों से तो रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, उनसे संबंध भी नहीं रख पाएंगे। ये सब सोच थी महात्मा गांधी की। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड। और क्या बोलते हैं महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में? महात्मा गांधी बोलते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन खाली रीडिंग राइटिंग पे ही फोकस करती है, लिखो पढ़ो, पर हमारा जो इंडियन एजुकेशन है वो ओरल नॉलेज पे फोकस रखती है, मतलब मुँह ज़बानी सब याद करो। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ब्रिटिश एजुकेशन में टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा महत्व है, जबकि हमारी इंडियन एजुकेशन लाइव एक्सपीरियंसेस में मानती है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन से इंसान का आत्मा का निर्माण होता है, दिमाग का निर्माण होता है। अगर आप खाली पढ़ना लिखना सीख लो तो इसका मतलब ये नहीं आप एजुकेटेड हो या आपने एजुकेशन ली है। लोगों को एजुकेट होने के लिए पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, खाली किताबें पढ़ना और उन्हें रटना ही एजुकेशन नहीं है। आपको अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, इसे एजुकेशन कहते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी बोल रहे हैं, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी रिलीज़ हुई है 2020 में,
हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ कुछ ऐसा बोला गया है कि आप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रखो, एग्जाम्स को महत्व, ये सब जो महात्मा गांधी की बातें हैं वो काफ़ी हद तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में समझी गई हैं। पेज नंबर 90। तो ये जो महात्मा गांधी की ये जो नेशनलिस्ट बातें थी, मतलब ये जो देश के हित वाली बातें थी, जब ये सब पहुंची तो बाकी जो विद्वान थे वो भी सोचने लगे कि हमारे नेशनल एजुकेशन का क्या। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारा नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करें। अब आया पिक्चर में रविंद्रनाथ टैगोर जी। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस मतलब टैगोर की शांति वाली जगह कौन सी थी? शांति निकेतन। काफियों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा किसने बनाया, कब बनाया। एक्चुअली शांति निकेतन को बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन। क्यों बनाया? जब टैगोर छोटे थे उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें स्कूल जाने में एक वो होता था, सफोकेशन होता था। उन्हें ऐसे लगता था उन पे कोई जुल्म कर रहा है। उन्हें स्कूल हमेशा से पिंजरे की तरह लगता था क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। जब सारे बच्चे टीचर को सुनते थे, टैगोर बाहर की तरफ देखते थे, नेचर की तरफ देखते थे। कलकत्ता में जो इनका एक्सपीरियंस रहा टैगोर का, उन्होंने सोचा कि मैं एक नया एजुकेशन सिस्टम लाऊंगा। तो जब वो बड़े हुए तो वो एक स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ बच्चा खुश हो और जहाँ वो फ्री हो, जहाँ वो कुछ भी क्रिएट करना चाहे कर सके और उससे अपनी थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, उसको जो भी है वो सब पूरे कर सके। टैगोर को क्या लगता था? टैगोर फेल्ट दैट द चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। जो हमारा बचपन है तब हमें बहुत खुद सीखना पड़ता है। हमें डिसिप्लिन में अगर रखा जाएगा तो हम सीखेंगे नहीं। टीचर्स को इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, मतलब इमेजिनेशन से पढ़ाएं टीचर्स। बच्चे को समझना पड़ेगा, चाइल्ड को भी मदद करनी पड़ेगी। टैगोर के हिसाब से जो ये ब्रिटिशर्स के स्कूल्स हैं वो बच्चे की डिज़ायर मार रहे हैं। बच्चा क्रिएटिव कैसे हो जब आप उसको रटने बोल रहे हो। टैगोर का सोचना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है उसे हमें एनकरेज करना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट के ही अंदर। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट, स्कूल मतलब खुली जगह पे होना चाहिए। तो उन्होंने अपना स्कूल सेटअप किया टैगोर ने। ही सेटअप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकत्ता। उन्होंने अपना स्कूल कलकत्ता से 100 किलोमीटर्स की दूरी पे सेटअप किया। कहाँ सेटअप किया? एक रूरल सेटिंग में, मतलब गांव के नज़दीक सेटअप किया। और उन्हें ऐसे लगता था अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस मतलब शांति वाली जगह, ठीक है। इसलिए नाम भी उसको शांति निकेतन दिया। पीस मतलब शांति, अबोर्ड मतलब जगह, निकेतन जहाँ पे सब नेचर के साथ रहेंगे, बच्चे अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी कर पाएंगे। अगर आप देखो तो महात्मा गांधी और टैगोर के विचार एक ही थे एजुकेशन के बारे में, पर उनमें कुछ डिफरेंसेस भी थे। गांधी जी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन्हें मशीन, टेक्नोलॉजी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थे। पर टैगोर क्या थे? टैगोर की सोच थी कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो हमें हमारी सभ्यता के साथ जोड़नी चाहिए। उनको लगता था कि शांति निकेतन स्कूल में जहाँ इंडियन चीज़ें जैसे आर्ट, म्यूज़िक, डांस ये सिखाने के साथ साथ वेस्टर्न चीज़ें भी सिखाऊं मैं, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी। काफ़ी विद्वानों ने अभी हमारे नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचा कि उन्हें और फैशन करना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा।
उनको कईयों को ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उनको और फैलाने की ज़रूरत है। कईयों ने बोला कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हम बना सकते हैं ब्रिटिश एजुकेशन के खिलाफ, जैसे कि हमारे जो पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं, वो हमारे हिसाब से ही पढ़ना सीखें। वो बोलते थे हु वॉज टू डिफाइन व्हाट वॉज ट्रूली नेशनल। भाई आप भाषा से, आप स्कूल के मीडियम से आप ये नहीं डिफाइन कर सकते हो कि नेशनल कौन है। सो द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ought टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब नेशनल एजुकेशन है क्या, भारत की एजुकेशन है क्या, वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही। ठीक है। सो इस तरह से ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया में लागू हुआ, और किस तरह से अलग अलग लोगों की सोच थी अलग अलग, किस तरह से कुछ इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं था और किस तरह से बहुत सारे इंडियंस ने इसे सपोर्ट भी किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन, एजुकेटिंग द नेशन। जो भी पॉइंट्स टिक कराई, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी एवरीथिंग। रीड द एंटायर चैप्टर। थैंक यू।